Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Kait and welcome to the another video of IFRS 15 that is revenue from contract with customers. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने IFRS 15 के रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से जो हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल है उसमें से स्टेप 1 को हमने डिटेल में कवर किया था दैट वाज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। इसके हवाले से हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसको हम रीड करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हमें कहता है जूट is a major property developer. On 1st June 2003, Jute entered into a contract with Munro for the sale of a building for $3 million. एक प्रॉपर्टी डीलर है जूट के नाम से 1 जून 2003 पे वो एक मुनरो के नाम से किसी कस्टमर के साथ 3 मिलियन की प्रॉपर्टी को सेल करने की डील कर रहा है। मुनरो पेड जूट a non-refund deposit of $150,000 on 1st June 2003 and entered a long-term financing agreement with Jute for the remaining 95% of the promised consideration. मुन्नो ने क्या करा कि $3 मिलियन में से $1.5 लाख जूट को पे कर दिया एज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट कौन सा है हमारा नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। और बाकी का जो भी अमाउंट है यानी कि बाकी का जो भी 95% अमाउंट है उसके हवाले से एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंजमेंट डिसाइड कर लिया। तो अराउंड $2.85 मिलियन का अमाउंट। आगे कहता है The terms of the financing arrangement are that if Munro defaults, Jute can repossess the building but cannot seek further compensation from Munro, even if the collateral does not cover the full value of the amount owed. कह रहा है फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के तहत अगर सब्सिक्वेंटली जूट ने डिफॉल्ट किया अपनी पेमेंट में तो मुनरो के पास ये राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के पोजीशन के अलावा ओवर एंड अबव कोई कंपनसेशन नहीं है, इवन कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी अमाउंट के अगेंस्ट पूरी ना हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके अमाउंट को पूरा ना भी करे। द बिल्डिंग कॉस्ट जूट 1.8 मिलियन टू कंस्ट्रक्ट। मुनरो ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द बिल्डिंग ऑन 1 जून 2016। $1.8 मिलियन की जूट ने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है और 1 जून 2003 पे जूट ने मुनरो को इस प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया। आगे कहता है मुनरो इंटेंड टू यूज द बिल्डिंग एज अ फिटनेस सेंटर। ये इस बिल्डिंग में एक जिम, एक फिटनेस सेंटर ओपन कर रहा है। द बिल्डिंग इज लोकेटेड इन द सिटी वेयर कंपटीशन इन द फिटनेस इंडस्ट्री इज हाई and many successful fitness centers already exist. Munro experience to date has been in stores selling healthy foods and it is no experience of the fitness industry. Munro helpful stores are all pledged as collateral in long-term financing agreements and the helpful business has been declining profits over the last 2 years. Munro intend to primarily use income generated by the fitness center to repay the loan from the Jute. देखिए सेकंड पैरा में क्या कह रहा है, कह रहे जो कस्टमर है ना मुनरो, उन्होंने सोचा है कि इस बिल्डिंग में वो एक फिटनेस सेंटर, एक जिम बना रहे होंगे। जिस सिटी में ये बिल्डिंग लोकेट करती है वहां पे ऑलरेडी फिटनेस सेंटर के बिजनेस में काफी ज्यादा कंपटीशन है और बहुत सारे सक्सेसफुल फिटनेस सेंटर्स वहां पे ऑलरेडी रन हो रहा है। अच्छा, ये जो मुनरो है इनका फिटनेस सेंटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले ये कोई स्टोर चलाते हैं जहाँ पे ये हेल्थी फूड्स वगैरह सेल करते हैं और इनके जो स्टोर्स वगैरह भी है ना वो सारे प्लेज हुए हुए इनकी दूसरी फाइनेंसिंग में और इनका जो स्टोर का बिजनेस है वहां पे इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 सालों से। मुन्नो ने इंटेंशन ये शो किया कि भाई इस फिटनेस सेंटर से जो भी इनकम आएगी वो मैं जूट के लोन को रिपे करने में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारा सवाल का सिनेरियो है, सिचुएशन है। रिक्वायरमेंट में कहता है डिस्कस whether Jute can apply the revenue recognition model in IFRS 15 to contract with Munro and explain the required accounting treatment of the 150,000 deposits in the financial statement of Jute at 1st June 2003। आपसे कहता है कि सिचुएशन को देखते हुए आप हमें बताएं कि क्या जूट को रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल एज पर IFRS 15 अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और ये जो 1.5 लाख रुपए का हमने डिपॉजिट लिया है 1 जून 2016 पे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। अब देखें इस ओवरऑल सिनेरियो, इस ओवरऑल केस स्टडी को देखकर आपको ये बात तो समझ आ गई है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के जो 5 क्राइटेरिया थे उसमें से एक क्राइटेरिया अपेरेंटली यहाँ पे या इवन 2 क्राइटेरिया अपेरेंटली यहाँ पे मीट नहीं हो रहे। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस में भी मसला है। रीजन बीइंग कि आपने एक ऐसे बंदे को इतनी हैवी अमाउंट की फाइनेंसिंग अरेंज करके दे दी इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग जिसका फिटनेस सेंटर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जूट ने जो बिल्डिंग दी है मुनरो को एक फिटनेस सेंटर रन करने के लिए और मुनरो का जो है फिटनेस सेंटर रन करने का कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल सब्सटेंस का भी मसला है। लेकिन एक मेजर मसला यहाँ पे है कि कस्टमर की जो एबिलिटी और इंटेंशन टू पे है, यानी कि जूट कंसिडरेशन रिसीव कर लेगा या नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी का मसला नजर आ रहा है क्योंकि जो मुनरो है उसके स्टोर्स के बिजनेस में वैसे ही प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। जिस जगह पे इसने जिम फिटनेस सेंटर ओपन किया है वहां पे ऑलरेडी टफ कंपटीशन है, तो इस वजह से यहाँ पे अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन विल बी रिकवर्ड। जून की हो सकता मुनरो की हो सकता है इंटेंशन तो, लेकिन एबिलिटी पे डाउट आ रहा है।
तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे इसके सोल्यूशन में, इसके आंसर में डिस्कस करनी है। मैंने इसका सोल्यूशन, इसका आंसर भी आपके सामने लिखा है, उससे मैं रीड कर लेता हूँ। कहता है, डिटेल में डिस्कशन की सारी। इन ऑर्डर टू अप्लाई द रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल इन IFRS 15, जूट मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्ट विद मुनरो एंड मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वही IFRS 15 के 5 क्राइटेरिया के मीट होना जरूरी है। जूट एंड मुनरो हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। Jute can identify its own and Monroe right under the contract. Jute can identify the payment terms, the contract as commercial substance, and it is probable that Jute will collect the consideration due. तो यहाँ पे इन्होंने 5 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15 को रीड्राफ्ट कर दिया। आगे कहता है, मुनरो एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे इज इन डाउट। कह रहा है, इस सिनेरियो को देखते हुए हमें लगता है कि कस्टमर की जो एबिलिटी और इंटेंशन है पे करने की वो डाउट में। इसकी रीजंस भी लिखी होगी। मुनरो लायबिलिटी अंडर द लोन इज लिमिटेड because loan is non-recourse. If Minro defaults, Jude is not entitled to full compensation for the amount owed, but only has the right to repossess the building. कह रहा है, इस फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में जो लोन है ना, वो एक नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट है, यानी कि हमने राइट ये रखा हुआ है कि अगर डिफॉल्ट कर गया तो मैक्सिमम बिल्डिंग को रिपोजेस कर सकते हैं, और बिल्डिंग से हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट फुल रिकवर हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मैक्सिमम बिल्डिंग को रिकवर कर सकते हैं। मुनरो इंटेंड टू रिपे द लोन विच हैज अ सिग्निफिकेंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग। सिर्फ $1.5 हमने पे किया है, कोई $2.85 मिलियन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, सिग्निफिकेंट अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। और मुनरो ने इंटेंशन शो किया कि वो लोन को रिपे करेगा फ्रॉम द इनकम ड्राइव फ्रॉम फिटनेस सेंटर। दिस इज अ बिजनेस फेसिंग सिग्निफिकेंट रिस्क बिकॉज हाई कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ मिनरो लिमिटेड एक्सपीरियंस। कह रहा है, मुन्नो ने कहा कि भाई मैं फिटनेस सेंटर की इनकम से आपके लोन को रिपे करूंगा, लेकिन ये चीज डाउट में है। रीजन बीइंग, एक तो मुन्नो का एक्सपीरियंस नहीं है, सेकेंडली जिस मार्केट में ये बिजनेस है, जिस सिटी में ये बिजनेस है, वहां पे ऑलरेडी टफ कॉम्पिटिशन है। आगे कहता है, मुनरो अपीयर्स टू हैव नो अदर इनकम और एसेट दैट कुड बी यूज्ड टू रिपे द लोन। Munro Health Food business is in decline and the assets are already pledged as collateral for other financing arrangements. So it is unlikely that they could be sold to generate income to repay the loan from June. कह रहा है, इसके अलावा मुनरो के पास कोई और सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है जहां से ये लोन की रिपेमेंट को मैनेज कर सके। इसका जो हेल्थी फूड आइटम का स्टोर्स है, उसके प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहे हैं, और उनके बाकी जितने भी एसेट्स या असासे वगैरह वो ऑलरेडी दूसरे लोन वगैरह में उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। आगे कहता है, it is therefore not probable that Jude will collect the consideration to which it is entitled in exchange for the transfer of building. The contract does not meet the criteria within IFRS 15 and revenue recognition model cannot be applied. तो चूंकि यहाँ पे कस्टमर की एबिलिटी और इंटेंशन टू पे ही प्रोबेबल नहीं है, इन डाउट है, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के 5 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, इस वजह से इस पे IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। हम प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को फॉलो नहीं कर सकते। फिर सवाल की सेकंड रिक्वायरमेंट ये थी कि जो हमें 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट मिला, इसका क्या करेंगे। सर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स कंप्लीट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट ना हो, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट करते हैं, रीअसेस करते हैं जब तक क्राइटेरिया मीट ना हो जाए। अदरवाइज अगर दो में से कोई एक इवेंट हो जाए, परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाए, पैसा रिसीव हो जाए सब्सटेंशियल अमाउंट, और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, पैसा रिसीव हो जाए और पैसा नॉन रिफंडेबल हो, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो। अदरवाइज जब तक इन दोनों में से कोई एक इवेंट पूरा नहीं हो जाता, जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया उसे हम एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो कहता है, इन सिचुएशन वेयर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड, IFRS 15 परमिट अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन, आपने कस्टमर से जो भी अमाउंट रिसीव किया उसे रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे जब इन दो इवेंट में से कोई एक बात पूरी हो। द एंटिटी परफॉर्मेंस इज कंप्लीट, substantially all the consideration has been collected and it is non refundable। परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई हो, पैसा मिल गया हो, पैसा नॉन रिफंडेबल हो। या फिर और the contract has been terminated and the consideration received is नॉन रिफंडेबल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो, कंसिडरेशन रिसीव हो गई और कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल। Neither of these are applicable to Jute. Therefore, Jute cannot recognize revenue for any of the consideration received. चूंकि इन दोनों में से कोई एक इवेंट भी पूरा नहीं हुआ, तो Jute रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता। Jute must account for the non-refundable 1.5 लाख deposit as a liability at 1st June 2003। जो 1st June 2003 पे हमने बिल्डिंग का पोजीशन दिया और 1.5 लाख अमाउंट रिसीव किया, इवन दो के परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन कंसिडरेशन हमें सब्सटेंशियली रिसीव नहीं हुई, तो जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ है उस अमाउंट को हम एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो ये एक शॉर्ट इलस्ट्रेशन थी IFRS 15 के स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर के हवाले से। आई होप कि अब तक हम स्टेप 1 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।